बट आपकी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही। आपने वो सब कुछ कर देख लिया है जो एक टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिशियन को करना चाहिए था, लेकिन बात आगे बढ़ जाती है स्कैन टूल से प्रोग्रामिंग टूल पर। क्या के टैग आपकी बंद गाड़ी को स्टार्ट कर सकता है? क्या फर्क होता है एक स्कैन टूल और एक प्रोग्रामिंग टूल में? बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद अबूजर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारी प्रोग्रामिंग क्लास। मेरे हाथ में दोस्तों दो ईसीएम भी आपको दिख रहे होंगे। एक डैमेज ईसीएम है जिसके अंदर पानी जाकर के इसके अंदर की कुछ पिन टूट गई। वहीं दूसरी तरफ मेरे हाथ में एक बेहतरीन किस्म का ईसीएम पड़ा हुआ है। इसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर से कॉपी कैसे करेंगे हमारे नए ईसीएम के अंदर के टैग की मदद से, आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझाते जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं कि एक स्कैन टूल के अंदर में और एक प्रोग्रामिंग टूल के अंदर में फर्क क्या होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। जैसे दुबई के अंदर में बुर्ज खलीफा दोस्तों टावर, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है, तैयार किया गया है। ये सबसे पहले हमारे जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो उसके नक्शे को, उसके मैप को, उसके डायग्राम को पहले टेबल पर डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद ये हैंड आउट किया जाता है कंस्ट्रक्शन लेबर को, यानी कि राजमिस्त्री को, जो उसको बना सके। तो दो लोगों की जरूरत पड़ी। सबसे पहला सिविल इंजीनियर, और दूसरी बात जब बात आई तो ये कंस्ट्रक्शन लेबर की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर हमारा के टैग जो दोस्तों होता है ये है सिविल इंजीनियर, और हमारा स्कैन टूल है ये है कंस्ट्रक्शन लेबर यानी कि राजमिस्त्री। सीएम के डिजाइन को तैयार करने का काम दोस्तों एक प्रोग्रामिंग टूल का होता है। वही दूसरी तरफ उसकी खामियों को देखने के लिए, उसकी गलतियों को देखने के लिए तैयार किया गया है हमारा स्कैन टूल। लेकिन आपको एक चीज का ख्याल ये रखना होगा कि इसकी भाई जरूरत कब पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है किसी भी गाड़ी के अंदर। अब स्कैन टूल कह रहा है कि भाई अब हमसे काम होने वाला नहीं है। कब ये चीज कहेगा, यही चीज आपको मैं समझाऊंगा। और सबसे फर्स्ट में मैं आज आपको बताऊंगा के टैग की वीडियो में। आज की वीडियो हमारी के टैग पर है। ये एक प्रोग्रामिंग टूल है। किस किस ईसीएम का इसके अंदर दोस्तों प्रोग्रामिंग है, कौन कौन से आप गाड़ियों का इसे प्रोग्राम कर सकते हो और क्या क्या चीज कर सकते हो। एक बंद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ेगी, इसने अपना हाथ क्यों उठा दिया है कि अब मुझसे काम नहीं होने वाला है, वही आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। स्वागत करते हैं हमारा आज की क्लास में। किसी भी गाड़ी का दोस्तों, किसी भी गाड़ी के ईसीएम को प्रोग्राम करने के लिए उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है हमारा बाई ओबीडी। बाई ओबीडी में होता यह है कि किसी भी गाड़ी से जहां से आप स्कैन टूल लगाते हो, जो पोर्ट होता है स्कैन टूल लगाने का, वहां पर आप लगा करके किसी भी गाड़ी की प्रोग्रामिंग को कॉपी कर सकते हो। किसी भी गाड़ी के ईसीएम के डाटा को आप कॉपी कर सकते हो बाई ओबीडी, जहां से आप स्कैन टूल लगा करके चेक लाइट को आप स्कैन करते हो कि हमारी चेक लाइट क्यों आ रही है। इसको बोलते हैं बाई ओबीडी। नंबर 2 पर आता है बेंच मोड। बेंच मोड में काम बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन ईसीएम को गाड़ी से निकाल लिया जाता है। जैसे कि देखिए हमारे पास ये ईसीएम है, ये देखिए ये एसी डेल्को का ईसीएम है, ये हमारे पास डेंसो का ईसीएम है। तो ईसीएम को ऐसे निकाल लिया जाता है, इसके हार्डवेयर नंबर से इसके पिन आउट को निकाला जाता है कि कहां पर पॉजिटिव चाहिए और कहां पर नेगेटिव चाहिए, और इसके कैन हाई वायर को और कैन लो वायर को जोड़ करके इसकी प्रोग्रामिंग को दोस्तों कॉपी कर लिया जाता है। इसमें आपके ईसीएम को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं बेंच मोड। नंबर 3 पर आता है बूट मोड। बूट मोड में थोड़ी कहानी अलग होती है। बूट मोड में आपको ऐसे ईसीएम को दोस्तों खोलना होगा। ईसीएम को खोल करके आपको यहां पर भी पिन लगानी होगी, और इसके प्रोसेसर के आसपास में दोस्तों कुछ पिन आपको सोल्ड करनी होंगी। इसको बोलते हैं बूट मोड। तो बात आकर के फंस गई हमारी के टैग पर। के टैग हमारा बाई ओबीडी दोस्तों किसी भी गाड़ी को ये प्रोग्रामिंग नहीं करता। बेंच मोड में ये किसी भी गाड़ी के ईसीएम को प्रोग्रामिंग या उसके डाटा को रीड और राइट नहीं कर सकता है। नंबर 3 पर आता है बूट मोड। यस, ये हमारा के टैग इतना शानदार टूल है कि ये बूट मोड में किसी भी गाड़ी के दोस्तों ईसीएम में, यानी कि सपोज अगर आपको मैं बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा तजुर्बा रहा है इस पर काम करने का, इसके अंदर 78 से 80% तक इसके अंदर बॉश की दोस्तों प्रोग्रामिंग दी हुई है। यानी कि बॉश के जो ईसीएम आते हैं, के फीको के जो ईसीएम आते हैं, EDC 16 के पूरे ईसीएम इसके जो दोस्तों दिए हुए हैं, आप बूट करके किसी भी गाड़ी के डाटा को रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। बात आके फंस गई भाई, अब डाटा हम रीड क्यों करेंगे, डाटा हम राइट क्यों करेंगे किसी भी गाड़ी का। कोड अगर बन रहा है हमारा, जो हमने कहा था ना, देखिए बात वहीं पर आकर रुक गई। जो हमारा कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो हमारा राजमिस्त्री है, जो हमारा स्कैन टूल है, अब ये बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन एरर, रोम कंट्रोल मॉडल एरर आ रहा है, या अब किसी भी गाड़ी के अंदर में एक ऐसा कोड बन रहा है जो हमारा प्रोग्रामिंग एरर है, या रीड कॉन्फ़िगरेशन डाटा एरर आता है। ये सारे जो कोड बन रहे हैं, ये कोड दोस्तों आते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग फाइल है, ये प्रोग्रामिंग फाइल दोस्तों खराब हो चुकी है। अब इसके बगैर आपकी काम नहीं बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं कि आप किसी भी गाड़ी के ईसीएम आप चेंज कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, देखिए ये ईसीएम, इसकी मैं प्रोग्रामिंग करके भी बताऊंगा आपको इसी वीडियो के अंदर में। इसके अंदर में पानी चला गया है,
पिन इसकी टूट गई है। अब कस्टमर दूसरा ईसीएम लेकर के आया, बोला भाई हमारा जो है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको वो इसके सॉकेट को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा। बहुत जाहिर सी बात है, किसी भी गाड़ी के अंदर में आप काम करोगे तो उसके अंदर में 1 से 2 दिन लगना ही लगना है, अगर आप ईसीएम के अंदर में काम कर रहे हो तो वो कस्टमर दूसरा ईसीएम लेकर के आया, बोला भाई हमारा ये ईसीएम बदल दो। आप दूसरी गाड़ी के अंदर में ये ईसीएम लगाने जाओगे, आपकी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं होगी। बात आकर के फंस जाएगी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग के अंदर में के टैग की मदद से इसके अंदर एक डाटा होता है EEPROM और दूसरा डाटा होता है दोस्तों MCU यानी माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर का। माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर के डाटा के अंदर में आपके गाड़ी का जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, गाड़ी के काम करने की जो थ्योरी होती है, वो हर ECM के अंदर में दोस्तों दिया होता है। लेकिन जो EEPROM डाटा होता है, EEPROM डाटा के अंदर में गाड़ी का विन नंबर डिजाइन होता है जो आपके चाबी से मैच होता है। बस उसी डाटा को कॉपी करके इसमें आप जब पेस्ट कर दोगे तो ये गाड़ी आपकी 1 की में दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। आपको MCU डाटा को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है किसी भी ECM के अंदर में। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बाय OBD किसी भी गाड़ी के EEPROM डाटा को दोस्तों कॉपी किया जा सकता है? जवाब है जी हाँ, वो है बस और बस जहां तक मैंने देखा है दोस्तों AC डेल्को के ECM में। AC डेल्को के ECM के अंदर आप किसी भी गाड़ी के EEPROM डाटा को बाय OBD, ये देखिए हमारे पास MPM है, ये शेवरलेट, GMC, ताहो, कैडिलैक सारी गाड़ियों के लिए दोस्तों ये चलता है। ये HP ट्यूनर में ये काम पॉसिबल है। बस और बस HP ट्यूनर जो मैं करता हूं और बाकी दूसरे टूल तो मैंने नहीं देखे हैं, जो किसी भी गाड़ी के EEPROM डाटा को, जिसके अंदर EEPROM डाटा, जो गाड़ी के विन नंबर, इमोबिलाइजर, जिसके अंदर हर ECU के अंदर में जो कोड होता है वो बाय OBD बस और बस HP ट्यूनर से ही किया जा सकता है। ये मैं आपको बहुत ही तजुर्बे की बात बता रहा हूं किसी भी गाड़ी के अंदर में। बाकी आप जापानी गाड़ी करोगे, मतलब कि AC डेल्को का अगर ECM है तो आप HP ट्यूनर से आप किसी भी गाड़ी के डाटा को रीड कर सकते हो, EEPROM फाइल रीड कर सकते हो, उसकी वही फाइल को राइट कर सकते हो। दूसरी तरफ बात आती है बूट मोड पर। बूट मोड मतलब इसको ऐसे, इसके कवर को निकालना। आप इसको बगैर बूट मोड में डाले गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी ECM में। AC डेल्को के ECM को छोड़ दिया जाए, अगर उसको अगर मैं साइड कर दूं, अगर किसी भी गाड़ी का ECM आप चेंज कर रहे हैं तो उसको आपके इसके कवर को दोस्तों खोलना ही पड़ेगा। कवर खोल करके जब आप सोल्ड लगाते हो, उसी चीज को बोलते हैं बूट करना। ECM को बूट करके उसके EEPROM डाटा को, यानी कि जो उसका विन नंबर जिसके अंदर लोड है, 2 डाटा होता है इसके अंदर, एक होता है MCU माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर और दूसरा होता है EEPROM डाटा जो गाड़ी की सिक्योरिटी, गाड़ी की इमोबिलाइजर को दोस्तों मैच करता है। तो EEPROM डाटा को यहां से आपको निकालना ही कमाल होता है, जिसको EEPROM रीड करना आ गया और दूसरे ECM के अंदर में दोस्तों आपने EEPROM राइट करना सीख लिया, समझो आपने प्रोग्रामिंग का 30 से 40% काम जान लिया है। EEPROM डाटा तो मैंने कॉपी करने का आपको पूरा तरीका दोस्तों मैंने करीब समझा दिया है। अभी मैं आपको अपने के टैग से इसको कॉपी करके भी बताऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, याद रखिएगा। किसी भी गाड़ी के अंदर में, दुनिया के किसी भी कार के ECM के अंदर में अगर आप EEPROM डाटा कॉपी कर रहे हो तो उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यह है कि आपका ECM, जैसे कि इसके अंदर कुछ पिन पानी जाने की वजह से दोस्तों डैमेज हो गई है, या इसके अंदर प्रिंट के अंदर में कैपेसिटर लीक होता है तो ये प्रिंट कट जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही है। कोई एक सेंसर बता रहा है आपके फ्यूल पंप में ग्राउंड नहीं जा रहा, आपके क्रैंकशाफ्ट सेंसर की ये कोई लाइन खराब हो गई है, आपके इग्निशन कॉइल के जो सेक्शन है उसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आपको मैं एक कमाल की बात दोस्तों ये बताऊंगा कि ये ECM से EEPROM डाटा तभी कॉपी हो सकता है जब वो ECM आपके स्कैन टूल से कम्युनिकेट हो। आपके कार के अंदर में चेक इंजन लाइट आनी चाहिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाने की आपको दोस्तों कोशिश कर रहा हूं। आपका ECM, आपके कार से कम्युनिकेशन होना जरूरी है किसी भी ECM से। अगर आपने चेक किया कि भाई हमारे ECM के अंदर में ये प्रॉब्लम हमारा कंप्यूटर बता रहा है, रीड कॉन्फ़िगरेशन का एरर अगर आ गया या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम बता रहा है जिससे आप प्रोग्रामिंग करना या ECM को चेंज करना है, लेकिन ये चीज आपकी गाड़ी से कम्युनिकेट होनी चाहिए, यानी कि पकड़ लेना चाहिए आपका ECM। फॉल्ट के डेटा को इसको रीड करना ही होगा, जब भी आप इसके EEPROM डाटा को कॉपी कर पाओगे। अगर ये ECM का प्रोसेसर खराब हो गया, इस ECM के अंदर में पावर IC के अंदर प्रॉब्लम आ गई, इस ECM के अंदर में सिस्टम IC के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम इसके अंदर में अगर आ जाती है जिससे ये ECM कंप्लीट डेड हो गया, तो इसके EEPROM डाटा को आप कॉपी नहीं कर सकते। अब ये ECM वेल्टिनेटर से, ICU वार्ड से बिल्कुल डेड हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब आपके पास EEPROM डाटा था, अब आप क्या करोगे यार, आप तो हैरत में पड़ जाओगे। इसके अंदर EEPROM डाटा था, आप कहां से कॉपी करें? विदाउट EEPROM डाटा के हमारी कार तो स्टार्ट ही नहीं होगी। उसके लिए दूसरा तरीका है। अब वो तरीका हमारे पास ये ECM है, देखो ये ECM है। अब इसके MCU डाटा को हम लोग रीड करते हैं और इससे
हमारी इमोबिलाइजर की जो प्रोग्रामिंग होती है उसी चीज को हम लोग ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये काम अब विदाउट पैसा लिए दोस्तों नहीं होता है। किसी भी कार के अंदर में अगर आप इसके MCU के अंदर में अगर आप करेक्शन करोगे तो इसकी फाइल को रीड करना होगा। रीड करने के बाद इसकी फाइल को दूसरे सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वहां पे टोकन दे करके कुछ पैसा दे करके उसी की फाइल को हम लोग बनवाते हैं कि इसकी इमोबिलाइजर को उड़ा दो, वापस उसी फाइल को इसके अंदर ऐसा छू करके डाल दिया जाता है, फिर आपकी दोस्तों गाड़ी स्टार्ट होने लगेगी। ये चीज है। लेकिन आपको मैं एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं, किसी भी गाड़ी के अंदर में गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अगर आप EEPROM डाटा मतलब EEPROM डाटा आप कॉपी करना है, जो गाड़ी का ओरिजिनल विन नंबर है उसको अगर आपको कॉपी करना है तो वो उस गाड़ी के अंदर में चेक लाइट आनी जरूरी है। उस गाड़ी के अंदर में आपका जो ECM है वो कम्युनिकेट करना आपके स्कैन टूल से जरूरी है। देखिए, गाड़ी के अंदर स्टार्ट करने के बस एक कारण नहीं होते दोस्तों, 1000 कारण होते हैं। इस ECM के अंदर में बस एक फॉल्ट नहीं होता है। इस ECM के अंदर में आपका बहुत सारे फॉल्ट आएंगे जिसकी वजह से आपकी दोस्तों गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन तब भी ये उस स्टेज पर भी ये ECM हमारे स्कैन टूल से कनेक्ट करता है। अगर आप चेंज करते हो ECM तो इसके EEPROM डाटा को आप रीड करोगे, दूसरे में पेस्ट कर दोगे, सिक्योरिटी लाइट आ जाएगी, आपकी गाड़ी दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने प्रोग्रामिंग पर, जिससे आपको बहुत दिन से दोस्तों इंतजार था। ये हमारी पहली क्लास है। दूसरी क्लास मैं आपको बताऊंगा SM2 Pro पर, तीसरी KT200 पर, चौथी HP ट्यूनर पर। किसी भी गाड़ी की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कैसे कैसे आप करते जाओगे, कैसे कैसे आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। ये K टैग है। देखो, ये K टैग आप जहां से भी खरीदेंगे, किसी भी आप होलसेलर से ले रहे हो, किसी भी चीज से ले रहे हो, क्योंकि ये पुराना वर्जन है, मास्टर वर्जन है, उसकी अगर ऐसे CD आपको नहीं मिली इसकी सॉफ्टवेयर की, ये लैपटॉप में डाल करके इसके सॉफ्टवेयर को दोस्तों इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर CD नहीं मिल रही है तो आप उसको प्लीज परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि ये चूंकि पुराना हो चुका है। गूगल ने इसका जो सॉफ्टवेयर था उसको ब्लॉक कर दिया है। मैंने बहुत कोशिश की थी, नहीं हो रहा था। तो आपको इसकी CD जहां से भी आप खरीदेंगे K टैग, उसके साथ ये चीज रहना जरूरी है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसको कचरे के डब्बे में ला करके डाल देना।